भाई टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे सारे कंप्लीट हो गए थे। अब मैंने तुम्हारे को बताया था कि हमारा एक ही टॉपिक रहता है अब यहाँ पर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक है ना, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना छोटा नहीं है, पर तुम्हारी 10th क्लास में ना इसका बहुत थोड़ा सा ही पार्ट है। और है ना, ये जो रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये बहुत ही आसान है, अपने नाम से ही डिफाइन कर रहे हैं अपने आप को। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना, ये वाले रिएक्शन आगे भी बार बार होते ही रहेंगे। इवन ये वाले रिएक्शन तुम्हारे को है ना बायोलॉजी में भी देखने को मिलेंगे, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। और कहाँ में दिखेंगे ना ये बात, जब हम बायो का पहला चैप्टर करेंगे नेक्स्ट, तो तुम देख लेना। बट अब ये ध्यान से समझ लेना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन थोड़ा सा ना पहले शॉर्ट में समझो। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पहले तो सीधा शॉर्ट में इतनी छोटी सी बात याद रखना कि जब ऑक्सीजन ऐड होती है ना, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। और जब दोनों ही होते हैं एक रिएक्शन में, ठीक है ना, जब एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहे हैं, एक कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और दूसरे वाले में ऐड हो गई, तो देखा जाए तो एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं ना, उस केस में जब दोनों ही एक साथ हो रहे हैं तो हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। बात को समझ रहे हो तुम? ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नाम से बहुत अच्छे से डिफाइन हो रहा है एकदम। अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चले जाओ, हाइड्रोजन के साथ क्या होता है इस रिएक्शन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होते हैं। और एडिशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही क्या होते हैं, रिडक्शन होते हैं। मतलब हाइड्रोजन का बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूव। मतलब दोनों चीजें भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। मतलब तुम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। तुम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन बोल सकते हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन बोल सकते हो। और दोनों हो रहे हैं तो दोनों को भी सेम ही बोलोगे, एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहे हैं तो ऐसे भी रिएक्शन आएंगे हमारे, एक ही रिएक्शन में दोनों तीनों चीजें हो रही होंगी। ये अब इसका जितना तुम एग्जाम्पल करोगे ना उतना ही ज्यादा अच्छे से समझोगे। अभी यहाँ पर देखो तुम, ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड। वैसे ना जितने भी मेटल में ऑक्सीजन ऐड हो रही है वे सब क्या है, ऑक्सीडेशन। और मेटल्स में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है तो वो क्या है, रिडक्शन। ठीक है ना, जैसे कैल्शियम, जैसे हमारा कॉपर ऑक्साइड है, उसमें से रिमूव होकर के दोबारा से हमने कॉपर और ऑक्सीजन निकाल दी, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। समझ गए ना? एग्जाम्पल अगर तुम्हारे को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अलग अलग देना है तो तुम ये दे सकते हो कि किसी भी मेटल में ऑक्सीजन ऐड कर दो और उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर दो। ऑक्सीडेशन का भी एग्जाम्पल हो गया और तुम्हारा रिडक्शन। ठीक है, अब बात आ गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन की। जैसे ये अगले वाला एग्जाम्पल है ना हमारा, ये हमारा रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे ना ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसने हमारे को क्या दिया, कॉपर प्लस H2O, कॉपर प्लस H2O। अब है ना यहाँ पर तुम देख रहे होगे, कॉपर ऑक्साइड में से तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पर दोनों ही काम हो रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए भाई? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, वो खास कैसे आएंगे, वो आएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। एक नंबर का क्वेश्चन सारे पेपर में आता है, ध्यान रखना इस बार। एक नंबर का एमसीक्यूज में आ सकता है, नॉर्मल वैसे भी आ सकता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। यहाँ पर हमारे को ये देखना होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है, हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिमूवल एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसको है ना बेटा समझोगे ना
तो ये चीज बहुत ही आसान है, और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो कितना भी बना लो भाई। देखो जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, पहले तो रिएक्शन देखो, तुम रिएक्शन दिख रहा है हमारे को, ऑक्सीजन पहले कॉपर के पास थी और इधर देख रहे हैं हम कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसकी मतलब किस में से कॉपर रिमूव हो गई, ऑक्सीजन किस में से रिमूव हो गई, कॉपर ऑक्साइड में से। तो जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस, क्या जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, वो कौन सा है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या है वो, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो भी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से तुम्हारे को, उधर हाइड्रोजन अकेला था और इधर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है भाई हमारा H2। समझ गए। एक बात का और यहाँ पर अब भी अपने दिमाग में डाल लो, जब भी तुमसे ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा हुआ होगा ना, तो तुम्हारा आंसर जो है ना इस एरो के साइन से इधर वाले कंपाउंड में ही है। ध्यान देना, तुम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि H2O है, नहीं। हमारा आंसर हमेशा किस में होता है, रिएक्टेंट में होता है, प्रोडक्ट में नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना इस बात का। कई बार बच्चे उधर वाले प्रोडक्ट को लिखाते हैं आंसर, तो वो गलत हो जाता है। हमेशा तुम्हारा आंसर कहाँ है, रिएक्टेंट्स में है, प्रोडक्ट्स में तुम्हारा आंसर है ही। अब दूसरी बात तुम्हारे को बस एक छोटी सी याद रखनी है, जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है ना वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। जब भी तुमसे एजेंट पूछा जाए, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ या रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, एजेंट मत ढूंढो ही कर पहले सीधा, नहीं, सब्सटेंस ढूंढो, क्योंकि सब्सटेंस ढूंढना बहुत आसान है। सब्सटेंस ढूंढना इतना आसान है, हमारे को देखते ही पता लग जाएगा भाई इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, पहले इसके पास ऑक्सीजन थी और अब नहीं है, तो ऑक्सीजन किस में से रिमूव हो गई, कॉपर ऑक्साइड में से। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है ना, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है वो कौन सा सब्सटेंस है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई वो भी दिख रहा है हमारे को, भाई हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या है, हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। समझ गए, जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सीधा सीधा ध्यान रखना है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द 99% क्वेश्चंस में तुम्हारा ऐसे ही आंसर होगा। तुम्हें एजेंट नहीं ढूंढना, तुम्हें सीधा क्या ढूंढना है, तुम्हें ढूंढना है सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस या ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर हम सीधा सीधा तुम्हें बताएंगे ना कि भाई जो हाइड्रोजन को रिमूव, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है वो कौन सा होता है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है। तो तुम है ना कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये इसमें से रिमूव कर रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। बेकार की कंफ्यूजन को पालो ही मत, कभी भी एजेंट को सीधा ढूंढो ही मत। क्या ढूंढोगे, सीधा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस। जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ गए। और जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन को लेके आता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीजन पहले किसके पास थी, उसके बाद पर कंफ्यूज हो जाओगे तुम, बिल्कुल भी मत ढूंढो एजेंट, सीधा सब्सटेंस है। तो भाई किस में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और किस में से ऑक्सीजन ऐड हो गई। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके बहुत सारे एग्जांपल तुम्हारे आगे आएंगे। जैसे अभी एक और एग्जांपल है ZNO प्लस CO, ZNO प्लस कार्बन, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा Zn प्लस CO। तो अब तुम खुद ही देख लो, ऑक्सीजन किसके पास थी, इसके पास से रिमूव हो गई, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस ही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब किसके में ऐड हो गई ऑक्सीजन, भाई कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, इधर दिख रहा है हमारे को, दिख रहा है ना। तो कार्बन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, और जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात तुम्हारे को ध्यान रखनी है। अब यहाँ ध्यान दोगे, MnO2 ऑक्सीजन किसके पास थी,
मैग्नीज के पास Mn, ठीक है, Mn मैग्नीज होता है भाई। Mn के पास MnO2 के पास थी ऑक्सीजन, इसके पास से रिमूव हो गई, चली गई हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों इसी के पास थी, और इस ऑक्सीजन H2 के पास चली गई है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव हुई, MnO2 से। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और यही क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग, है ना। ऐड किस में हो गई, ऐड हुई है, देखो H2 में ऐड हुई है, बट यहाँ पर ये H अकेला नहीं था, ये क्या था, HCl था पूरा, समझ गए ना। सिर्फ हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन किस में ऐड हुई है, HCl में ऐड। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, और इसे क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। HCl यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई ना। यहाँ बेशक ये हमारे को दिख रहा है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन में ऐड हुई है ऑक्सीजन, समझ गए, बट वो हाइड्रोजन कहाँ पर था, क्योंकि इस तरफ तो हमारा आंसर ही नहीं है। ऐसे ऐसे रिएक्शन तो मैं कंफ्यूज करेंगे, ये वाले रिएक्शन, समझ गए, ये वाले रिएक्शन तो मैं कंफ्यूज कर रहे हैं कंफर्म, क्योंकि तुम आया कंफ्यूज हो जाओगे यार, जो ऑक्सीजन है हमारा वो तो सिर्फ हाइड्रोजन में ऐड हो रखा है, तो हम अपना हाइड्रोजन आंसर दे देते हैं या H2O आंसर दे देते हैं, वो गलत हो जाएगा। आंसर हमारा सिर्फ इस एरो के साइन से इधर ही है, उधर नहीं। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल डाल के रख लेना, समझ गए। ये था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमारे पास है ना आगे चल के कुछ एप्लीकेशंस आ जाएंगे। वैसे तो देखो ये चैप्टर अब निपटने वाला है कोरोजन और रेंसिडिटी, ये ना हमारी लाइफ के कुछ ऑक्सीडेशन की एप्लीकेशंस हैं, मतलब हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पर कोरोजन हो रहा है और रेंसिडिटी हो रही है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है सरफेस ऑफ द मेटल्स, जो होते हैं ना मेटल की सरफेस, तुमने देखा होगा खास करके आयरन का सरफेस, तो तुम सभी ने नोटिस किया होगा, ऐसी बात नहीं है, तुम भी इंसान ही हो, सारे रहते हो अराउंड सर, देखते हो अगर हम आयरन हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ रहता तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर सी बन जाती है ना, वो क्या होता है, रस्ट होता है, फेरिक ऑक्साइड .7.XH2O उसका फॉर्मूला होता है, समझ गए। अब ये रस्ट हुआ क्यों, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर थी ना बेटा, उनकी वजह से हुआ। अब है ना एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, थोड़ी बहुत SO2 है ना, उसकी वजह से हमारा सिल्वर खराब हो जाता है। हमारा जो चांदी हमारे घरों में होती है उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर बन जाती है, वो किसकी वजह से बन रही है, SO2 की वजह से। उसके ऊपर सल्फर की लेयर Ag2S, उसके ऊपर कौन सी लेयर बन रही है, Ag2S। इसी तरह से कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है ना, वो CO2 और H2O दोनों की वजह से हो रही है। एक्चुअल में वो क्या होता है, जो ग्रीन कोटिंग होती है ना कॉपर के ऊपर, वो होती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों की लेयर होती है, समझ गए, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो अब कोरोजन है क्या, इसे डिफाइन कैसे करोगे, इसे डिफाइन करोगे तुम, सरफेस ऑफ द मेटल्स आर बिकमिंग डल या आर बिकमिंग डिस्ट्रॉय, खराब हो रहे हैं, हो जाते हैं, बिकेम, क्यों, एक्शन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर वेपर, समझ गए। देखो यहाँ लिखा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Rusting of iron corrosion ही है, ध्यान रखना, बट आयरन के कोरोजन का एक स्पेशल नाम दे दिया हमने रस्ट, क्योंकि बार बार हमारा ये चीजें यूज हो रही होंगी शायद, तो कोरोजन ऑफ आयरन को एक स्पेशल नेम दे दिया रस्ट, समझ गए। अदर का कोई स्पेशल नाम नहीं है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, वो क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल्स। अब इससे आगे, सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश इन देयर मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, क्या तुमने कॉपर और सिल्वर के ऊपर की कोटिंग ऑब्जर्व करी है, की होगी। कॉपर के ऊपर जो है ग्रीन कलर की और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की। When a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and green coating of copper are other example of corrosion. Corrosion से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, हमारे बहुत सारे जो आर्टिकल्स आयरन से बने हुए हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वीकन होने से शुरू हो जाते हैं। जैसे आयरन के ब्रिजेस होते हैं,
हो सकता है बहुत सारे सालों के बाद वो धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे, खराब होते चले जाएंगे, डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे। और है ना उनको बचाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। कोरोजन से बचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं भाई, हम पेंट कर देते हैं, हम अपने आयरन आर्टिकल्स को रस्ट नहीं होने देते ना। एक्चुअल में पेंट क्या करता है, उसके सरफेस को वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में आने ही नहीं देता, इसीलिए वो क्या हो जाता है, वो खराब ही नहीं होता। उसके ऊपर ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। इससे अलग और अच्छे केमिकल मेथड्स भी होने लगे हैं। क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम की प्लेटिंग करवा देते हैं भाई। जितने भी हमारे साइकिल के हैंडल वगैरह, बाइक के लेग गार्ड्स वगैरह, रिम वगैरह, अब तो अलग आने लग गए है ना, टैप पे है ना, वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक टेक्निक से ही होती है। यही एनोड और कैथोड वगैरह से है ना, इसी से हो जाती है। आगे जब ये कॉन्सेप्ट है ना मेटल नॉन मेटल में अच्छे से आएगा ना, बहुत अच्छे से पता लगेगा तुम्हारे को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। एक गैल्वेनाइजेशन से रोक देते हैं हम। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, एक मेटल है स्पेशल जिंक, ध्यान रखना, गैल्वेनाइजेशन जिस मेटल की होती है वो क्या होता है, जिंक। जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, तो उससे क्या हो जाता है, उससे उसका सरफेस बिल्कुल खराब नहीं होता, समझ गए। और एक बहुत ही अच्छा मेथड है, जैसे आजकल लगाने लगे, अलॉय बना देते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर बना देते हैं भाई। अलॉय, उसमें आयरन ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। अलॉय हो गया, स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, वो है क्या, अब स्टील है, उसमें 95% क्या है, आयरन। 95 से भी ज्यादा ही है शायद, वो आएगा जब अलॉयज वाला कंसेप्ट करेंगे। तो ये कोरोजन। अब दूसरा है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है बेटा, ऑक्सीजन है ना, हमारे को कैसी चीज लगती है, कैसी गैस लगती है, काम की गैस लगती है ना ऑक्सीजन। हमारे भाई कितनी काम है ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। बट ऑक्सीजन इतनी अच्छी चीज भी नहीं है। ऑक्सीजन हमारी बहुत सारी चीजों को खराब भी करती है। जितने भी हमारे फूड है ना, फूड अगर हम कुछ देर तक उसे रख दें बाहर, समझ गए, कुछ देर तक क्या, गर्मियों में हमारा दिन में हमारी सब्जी या हमारा फूड कोई या हमारा दूध बाहर रह गया तो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है भाई, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। यही रेंसिडिटी है, यही रेंसिडिटी है बेटा। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से हमारा फूड जो खराब हो जाता है ना, एंड बिकॉज ऑफ दिस द टेस्ट एंड कलर ऑफ द फूड बिकम चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है हल्का हल्का, और है ना हल्का हल्का कलर हो जाता है, थोड़ा सा फेड सा हो जाता है कलर, और ऊपर से ना टेस्ट तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, एकदम खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, वो फूड पॉइजनिंग कर सकता है हमारे को, समझ गए। वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। अब है ना मैं तुम्हारे को यहाँ पर एक बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना उस बात को। हम है ना रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप सुन ले रहे हैं। रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा दूध है उसे खराब होने से बचाने के लिए हम घर में क्या करते हैं, दूध को कैसे बचाते हैं खराब होने से रखने के लिए, पूरा दिन तक का दूध बचाना है, फ्रिज में रख देते हैं। अब हम मान ले कोई है गरीब मेरे जैसा जिसके पास फ्रिज भी नहीं है और दूध उसे बचा के रखना पूरा दिन, तो वो क्या करेगा दूध को बचा के रखने के लिए, बताओ। हाँ भाई क्या करेगा, ट्रेडिशनल मेथड है बिल्कुल, उबाल देगा नहीं, मतलब पूरा दिन ही गर्म करे रखेगा, और उसको रखने का एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, गांव में उसी को प्रैक्टिस करते हैं। वो जो उपले से हुआ है, गोसे जिसे हम बोलते हैं, उनका बना के एक, जिसको हारा बोल देते हैं, ठीक है, उसमें रख के और उसको थोड़ा सा सिलगा के और उसके ऊपर बड़े से बर्तन में दूध रख देंगे, वो पूरा दिन दूध गर्म रहेगा, पूरा दिन, इवन शाम तक उसका कलर भी हल्का हल्का रेडिश हो जाएगा। गांव का बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि दूध बहुत ही ज्यादा हो रहा है, 20-30 किलो दूध हो रहा है। अब हम अपने फ्रिज में क्यों रख लेते हैं, हमारे पास 2-4-5 किलो दूध है, अब 20 किलो दूध होगा तो फ्रिज में थोड़ा ना आएगा, फिर तो दूध ही दूध आ जाएगा फ्रिज में, और क्या रखेंगे। तो इसलिए उसको अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेथड है, एक तो टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा डाउन करके फ्रिज में रख के रोक सकते हैं हम, टेम्परेचर को अप करके भी रेंसिडिटी को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे अलग और भी बहुत सारे मेथड है, हम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट यूज कर देते हैं, जैसे विनेगर। अचार में है ना, गाजर के अचार में तुमने देखा होगा बहुत खट्टा खट्टा लगता है, उसमें विनेगर मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता है। और दूसरा एक अचार को खराब होने से बचाने के लिए एक और ट्रेडिशनल तरीका होता है, ऑयलिंग।
क्या कर देते हैं, जैसे आम के अचार में ज्यादातर हमने देखा है ऑयल डाल देते हैं इतना ज्यादा कि ऑयल में डूबा रहता है अचार। ऑयल क्या करता है बेटा, एक्चुअल में अचार को एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आने देता, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, ऑयल की लेयर है। अब एयर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं अचार, तो अचार वहां पर भी क्या रहेगा, बचा रहेगा, नहीं होगा खराब। इससे अलग जो है ना आजकल सबसे खराब चीज क्या होने लगी है, एक और छोटी सी चीज होने लग गई है, वो इतनी ज्यादा मुश्किल हार्मफुल भी नहीं है, जैसे नाइट्रोजन, पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन प्लस करके रखते हैं, जितने भी चिप्स के पैकेट्स है ना उनमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को प्लस करके नाइट्रोजन भर के उनमें तब डालते हैं। नाइट्रोजन कभी भी रेंसिड नहीं करती फूड को रेंसिड कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन फिल करने के बाद क्या होता है, चिप्स जो हमारे हैं या जो भी पैकेट फूड है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, तो काफी दिनों तक वो भी रेंसिड नहीं होता। इसीलिए जब भी हमारे को पैकेट खरीदना चाहिए हमें उसकी हवा निकली हुई ना हो ये चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हवा निकल गई और 2-4 दिन तक वो ऐसे ही होगा ना वो फूड, तो इसका मतलब वो खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इससे अलग अगली जो बात है, इससे आगे और भी ज्यादा खतरनाक केमिकल्स यूज करने लगे हैं आजकल फूड को ज्यादा दिन तक स्टोर रखने के लिए। वो केमिकल्स की शॉर्ट फॉर्म है BHA और BHT। DHA और BHT हमारे इसमें नहीं है, लक्ष्मी सिंह वगैरह एक्स्ट्रा बुक्स है ना उनमें मिल जाएंगे ये नाम तुम्हारे को। पर एक सबसे बड़ी खराब बात पता है क्या बेटा, एक जो चीज तुम्हारे को नोटिस करनी चाहिए, देखो तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी शिक्षा, अगर उसका फायदा तुम्हें नहीं हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर तो है ना इस एजुकेशन को सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ रहे हो। तो सही में अब तुम जो साइंस पढ़ोगे ना उसका तुम्हारी लाइफ में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। जितने भी तुम है ना पैकेट फूड खा रहे हो ना, जितने भी तुम खाते हो उन सब में BHA और BHT होता है, जो बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इम्पैक्ट सीधा नहीं डालते, वो इम्पैक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, हार्मोनल इम्पैक्ट डालते हैं। और हार्मोनल इम्पैक्ट से जो आजकल तुम नोटिस कर रहे होगे बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे शुगर, कौन के और कौन से इंसुलिन हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से होने लगी है, थायराइड, ये वो प्रॉब्लम्स है जो तुम सब ने सुन रखे होंगे। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है जिसके इम्बैलेंस होने की वजह से थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है। इससे अलग और भी बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं जो हो रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अब बिल्कुल एकदम संत हो जाओ, बिल्कुल भी मत खाओ, ओकेजनली शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा बेटा, बट जो बच्चा रेगुलर इवन पैकेट फूड, चलो चिप्स वगैरह ये चीज खा रही है तो अलग बात है, बहुत सारे लोग बिल्कुल एकदम पैकेट का ही सब कुछ यूज कर रहे हैं। इवन घर में जो हम रोटी खा रहे हैं ना डेली, वो भी पैकेट का आटा ला करके खा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा। इससे ज्यादा बेटर है कि हम व्हीट खरीदें, ज्यादा नहीं 40-50 किलो खरीदें और उसे पिसवा के यूज करें। थोड़ी सी एक्सरसाइज ज्यादा होगी, काम ज्यादा होगा। हम ज्यादा इजी लाइफ बनाने के लिए सीधा क्या करते हैं, आटे के पैकेट यूज करने लगे हैं। वहां नाइट्रोजन नहीं होती है, वहां उस आटे के अंदर होता है BHA BHT। क्योंकि नॉर्मल आटा अगर तुम ला करके रखोगे ना अपने घर में 15-20 दिन के अंदर अंदर है ना आटे में खराब होने शुरू हो जाता है, उसमें कीड़े होने शुरू हो जाते हैं। पर अगर तुम पैकेट वाला आटा ला के रख लो, राजधानी ब्रांड्स जो है, अगर तुम देखोगे वो आटे खराब नहीं होते बेटा। क्यों? क्योंकि उनमें BHA BHT है ना। हम खुश होते हैं भाई हमारा आटा इतना बढ़िया है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स है, ये है कुछ नहीं है बेटा, समझ गए। सबसे बेस्ट है कि तुम डायरेक्टली व्हीट खरीदो और उसका आटा बनाए खाओ। वैसे तो देखो ये तुम्हारे घर वालों का डिसीजन है, पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज है ना पढ़ाई में हमारे को कम से कम ये चीज तो सीखनी है चाहिए। पैकेट फूड, जितने भी पैकेट फूड है सब में एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल्स होते हैं। कम से कम ओकेजनली पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, चलो ठीक है यूज हो गया, बट जो बच्चे बेटा मैं रेगुलर देख रहा हूँ, तुम्हारे बैच में तो फिर भी मैं देख रहा हूँ ऐसे बच्चे बहुत कम, पर भाई लास्ट बैच में तो है ना ऐसे बच्चे थे डेली के डेली बस बैग भर के चिप्स लेकर के आते थे, चिप्स कुरकुरे 1000 तरह के फ्लेवर्स, ठीक है ना, आज ये वाला फ्लेवर, आज वो वाला फ्लेवर। और उससे ना ये जो ओबेसिटी और ये ना मोटापा, अगर तुम है ना थोड़ा सा 20 साल पीछे जाओगे ना, 2000 से पहले जाओगे बेटा, मोटापा था ही नहीं हमारी कंट्री में, बिल्कुल भी नहीं था।
ये फूड इंडस्ट्री जो है ना, ये इन्होंने हमारा पूरे देश की हेल्थ को, पूरे वर्ल्ड की, मैं देश की क्या पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को खराब करके रख रखा है। इसका सबसे बड़ा कारण है ये फूड इंडस्ट्री, जो पैकेट फूड बना बना करके अपना बिजनेस चमकाने लग रही है ना। तुम सच में 2000 से पहले वाले जितने भी तुम्हारे घरों में यहाँ लोग होंगे ना, उनके फोटो देख लेना बेटा, उससे पहले वाली मूवी देख लेना, कितनी जगह पे तुम देखोगे मोटापा नाम की चीज जो है ना, मतलब मेरे ख्याल से 99.9% आदमी फिट होते होंगे, 0.01% कहीं मोटापा दिखने को मिल सकता था। और ये मोटापा क्यों हो रहा है? ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर अकॉर्डिंग टू हार्मोन चले तो अगर पेरेंट्स पतले हैं तो बच्चे भी पतले ही होने चाहिए, है ना। बट हार्मोनल इम्बैलेंस ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इन्हीं की वजह से हो रहा है। ये फूड इंडस्ट्री जो है ना, ये धीरे धीरे ना हेल्थ को खत्म करते जाने लगे हैं। और ये चीजें तुम्हारे को समझनी है तो समझो, वैसे तो ये फालतू का ज्ञान था बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना, हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं था। अब चैप्टर जो है ना वो तुम्हारा हो गया खत्म, सुन रहे हो। एक आधा दिन और लगाना चाहो, कुछ पूछना चाहो, कोई डाउट्स पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, पर भाई कुछ रहना नहीं चाहिए किससे भी आता, समझ गए। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा चैप्टर था। आगे आने वाले चैप्टर जो है ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया आने वाले हैं, इससे लेंथी भी होने वाले हैं, इससे कॉम्प्लेक्स भी होने वाले हैं। और अगर इस चैप्टर को भी तुमने ढंग से नहीं करा ना तो आगे वाले चैप्टर्स में तो छोड़ देना, तुमसे कुछ होने का ध्यान रखना इस बात को। चलो ठीक है।